नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस एक घंटे में आपका और हमारा सफर रहेगा जहां पर हम देश भर की बड़ी खबरों पर और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे उन पर बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और आपको बता दें यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें 3000 युवाओं के आने की आशंका है और साथ ही साथ युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें जागरूक जो है वो किया जाएगा और प्रोत्साहित जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें यंग लीडर्स डायलॉग ये कार्यक्रम है, इसमें आज पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा भी होने वाला है और 13 जनवरी यानी कि आने वाले कल यानी कि सोमवार को ये दौरा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जेड मोड टनल का उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि 6.5 किलोमीटर लंबा ये टनल है। 2018 से इसका निर्माण कार्य लगातार जारी है और आज की बात करेंगे तो सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि आने वाले कल यानी कि सोमवार को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड मोड टनल का उद्घाटन करने के लिए सोनमर्ग पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी दिल्ली के विधानसभा चुनावों की, बिल्कुल जहां पर आपको बता दें कि कल दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी होनी थी, तो वो जारी हो चुकी है और इसी में 5 महिलाओं का चेहरा जो है वो सामने रखा गया है बतौर उम्मीदवार और दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर पहले 29 नाम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए थे और कल 41 नामों पर मंथन जो है वो किया जाना था और लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है और तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी है। तो बिल्कुल इसी बीच बात होगी बिहार की, क्योंकि बीपीएससी के जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग क्या कुछ है, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, परीक्षा हुई थी, उसमें धांधली के आरोप साफ तौर से कुछ बच्चों ने लगाए थे, जिसके बाद कि लगातार हमने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई और इन तमाम चीजों के चलते आज बिहार बंद का ऐलान साफ तौर से बीपीएससी के इन छात्रों ने किया गया है और क्या कुछ इस पूरी प्रक्रिया में देखने को मिलेगा उस हवाले से भी आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी महाकुंभ को लेकर। आज 12 जनवरी है और कल 13 यानी कि एक दिन जो है और कुछ घंटों का समय महाकुंभ को बचा है और पूरी भव्य और दिव्य तैयारियां महाकुंभ को लेकर योगी सरकार के द्वारा कर ली गई है और उत्साह जो है वो भी लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश भर से ट्रेनें जो है वो रवाना हो चुकी है और महाकुंभ में शिरकत करने के लिए हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अगर बात की जाए पहली खबर की, तो आपको बता दें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यंग लीडर्स कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा और यहाँ पर यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम मोदी शिरकत जो है वो करेंगे और यहाँ आज युवाओं से बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। आयोजन में करीब 3000 युवा शामिल होने की बात जो है सामने आई है और आज दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को संबोधित किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यंग लीडर्स डायलॉग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और आज युवाओं से सीधे तौर पर बातचीत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में युवाओं से बातचीत करेंगे और इस पूरे आयोजन में इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक युवा जो है वो हिस्सा लेंगे। तो बिल्कुल दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं और तमाम जो युवा वहां पर मौजूद हैं वो उन्हें सम्मानित करती नजर आ रही है। शॉल के साथ उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है। विकसित भारत का ये जो कार्यक्रम वहां आयोजित किया गया है, जिसमें कि पीएम मोदी पहुंचे हैं, उसमें जो भी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जो एग्जीबिशन के तौर पर बच्चों ने अपने टैलेंट दिखाने के लिए प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, उनमें जो है वो भाग लेने के लिए, उनको देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और इन युवाओं से सीधे तौर पर वार्तालाप भी कर रहे हैं। तो लगभग 2 बजे के करीब ये समय है जब पीएम मोदी जो है वो इन सभी 3000 से अधिक युवाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये एक विकसित भारत का रोड मैप है, जिसपे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें युवाओं से संवाद करेंगे और साथ ही साथ इस बातचीत में आपको बता दें खास ये इसलिए रहने वाली है क्योंकि युवाओं की राजनीति की पाठशाला इसे कहा जा सकता है।
है और इसके माध्यम से सरकार का जोर युवा नेता बनाना है और जो देश के विकास के विजन को प्रमुखता देते हुए राजनीति में आगे बढ़े। इस युवा महोत्सव को युवा के लिए युवाओं द्वारा युवा संकल्प के साथ पेश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जहाँ पर युवाओं को प्रोत्साहित जो है वो किया जा रहा है और किस तरीके से उनका विकसित भारत को लेकर विजन है, क्या उनकी सोच है, ये जानने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। और 2 बजे जो है संबोधित भी किया जाएगा इन युवाओं को और किस तरीके से भागीदारी इनकी देश के विकास में रह रही है और किस तरीके से देश में विकास की और युवा किस तरफ से बढ़ेंगे, राजनीति में अपना कदम किस तरीके से रखें और अपने विजन को आगे रखें, इसको लेकर ये पूरा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें पूरा दिन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रतिभागियों के साथ जो है आज बिताएंगे और ये कार्यक्रम बिना किसी राजनीतिक संबंध वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने के उनके प्रयासों के तहत आयोजित किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है और सीधे तौर पर पीएम मोदी इन युवाओं से संवाद कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी प्रतिभागियों द्वारा लिखित जो सर्वश्रेष्ठ निबंध है उनका संकलन भी जारी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगर बात करेंगे तो साफ तौर से पीएम मोदी का ये जो शेड्यूल सामने आया है उसमें साफ तौर से कहा गया कि 3000 से अधिक जो युवा यहाँ पर भाग लेने पहुंचेंगे उनसे सीधे संवाद पीएम मोदी करेंगे। अभी फिलहाल आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रतिभागियों द्वारा स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, विनम्र और कृषि जैसे 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन करेंगे। देर बाद है, लेकिन उससे पहले इस एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं कि नवोन्मेष को उच्चतम मानते हुए तमाम युवाओं ने अपनी प्रतिभा को किस तरह से प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य पर आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा जो है अपनी प्रदर्शनी जो है वो लगा रहे हैं और यहाँ यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन जो है वो किया गया है। विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे जहाँ जम्मू कश्मीर को लेकर बात होगी और जेड मोड़ टनल को लेकर बात होगी। पीएम कल जम्मू कश्मीर का संभावित दौरा जो है वो देखा जा रहा है जहाँ पर जेड मोड़ टनल का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और आपको बता दें 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये जेड मोड़ टनल बनाया गया है और कल यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे जिन्होंने जायजा जो है वो पूरा लिया था। जेड मोड़ टनल में वहां पर पहुंचे काफी सारी पिक्चर्स जो है वो क्लिक की गई और यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि जब उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर पर इनकी तस्वीरें साझा की तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वह भी काफी ज्यादा उत्साहित है इस टनल प्रोजेक्ट को लेकर। तो खासा जो है कल ये जेड मोड़ टनल का उद्घाटन रहने वाला है जहाँ पर आपको बता दें सभी डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच जो है वो भी शामिल होंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कल यानी कि सोमवार को यहाँ पर पहुंचेंगे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरीके से मेरी सहयोगी रूपाली ने बताया कि पहले उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, विजिट किया गया और उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोनमर्ग का दौरा किया और जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन से सोनमर्ग पूरे साल पर्यटन के लिए खुला रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि सोनमर्ग अब एक बेहतरीन स्काई रिजॉर्ट जो है वो उसके रूप में विकसित होगा और स्थानीय आबादी को सर्दियों में बाहर नहीं जाना पड़ेगा और श्रीनगर से कारगिल लेह की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। और ये जेड मोड़ टनल कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है उस समय काफी ज्यादा लाभदायक होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया, मैं सुरंग के उद्घाटन के लिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अपने पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदों के बारे में सही कहा है और इसके अलावा हवाई तस्वीरें और वीडियो भी बेहद पसंद आया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखी थी। ये रीट्वीट उन्होंने किया था, ये उमर अब्दुल्ला का जो पोस्ट जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था उसको रीशेयर रीपोस्ट किया था। साफ तौर से लिखा गया कि जो एरियल वीडियोस और पिक्चर्स जो उमर अब्दुल्ला ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर साझा की हैं
उसको देखकर और उत्साहित वो हो जाते हैं, क्योंकि 13 यानी कि सोमवार के दिन पीएम मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं जेडमोर टनल का उद्घाटन करने के लिए। इसका निर्माण कार्य कई सालों से चल रहा है। 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और हमने देखा काफी ज्यादा मुश्किलें भी आई। यहाँ पर ये वही टनल है जहां पर पिछले कुछ दिनों पहले अगर बात करें अक्टूबर के महीने में एक आतंकी घटना भी देखने को मिली, जहां पर 7 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम मुश्किलों के चलते, इन तमाम चुनौतियों के चलते आज ये टनल बनकर तैयार है और 6.5 किलोमीटर ये लंबा टनल, जिसकी की लागत यहाँ पर 2700 करोड़ रुपए आई है और अब ये टनल बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसका उद्घाटन आने वाले कल यानी सोमवार को 13 जनवरी को पीएम मोदी करने वाले हैं। सीधे तौर पर एक पर्यटन स्थल के रूप में देखे जाने वाला सोनमर्ग अब 12 महीने यानी कि 365 डेज 365 दिन यहाँ पर लोग पहुंच पाएंगे। हमारे साथ कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, कल पीएम मोदी यहाँ पर जेडमोर टनल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, 4 दिन से जो लगातार जो चहल पहल है कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हो या सोनमर्ग, जोजिला, गगनगीर, सारी जगहों पे इस टाइम चहल पहल चल रही है कि कल का दिन चंद घंटों का इंतजार है कि कल नरेंद्र मोदी पीएम इंडिया जो यहाँ पे इनाग्रेशन करेगा। बाज़ाब्ता तौर पर ये जो जेडमोर टनल है 6.5 किलोमीटर का सफर है ये, तो इसके बाद जो कल ही इसी इनाग्रेशन ऑफिशियली हो जाएगी। पिछले 1.5 साल से लोग इसके इंतजार में थे। ये हम कंगन सब डिवीजन के लिए, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए और खुसूसी तौर जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए एक ड्रीम था, क्योंकि जो 2 मरहलों पे जो 2 टनल बन रहे हैं, एक जेडमोर टनल जो गगनगीर सोनमर्ग जिसका उद्घाटन कल होने वाला है, दूसरे वाला जो है जोजिला टनल जोजिला टनल जो 2029 में चालू हो जाएगी। सलीम, यहाँ पर एक और अगर बात की जाए जेकेआरटीसी बसेस को लेकर, तो यहाँ पर बीडीसी, डीडीसी, पंच, सरपंच सभी के आने की उम्मीद है। वेन्यू को लेकर क्या कुछ जानकारी है? और ये भी कहा जा रहा है कि कल 250 से ज्यादा एसआरटीसी बसेस वहां पर पहुंचेगी, तो जम्मू कश्मीर में जो सरकारी बसें हैं वो कल चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को एक बड़े यहाँ पे जलसे को खिताब भी करना है, उसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं, चाहे श्रीनगर से चाहे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे या जो है, जो डीडीसी है, सरपंच जो एक्स सरपंच है, बाकी डीडीसी मेंबर है या बाकी लोग हैं, उनके लिए जो इंतजाम किए हैं गवर्नमेंट ने, एसआरटीसी बसों का जो श्रीनगर से ही निकलेंगे पूरी तरह से उसकी निगरानी चल रही है, चाहे सूबाई लेवल के ऊपर चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। टॉप मोस्ट ऑफिशियल कल पूरे दिन को वहां पे मीटिंग चल गई, जिसकी निगरानी खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी वहां पे पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी अटुल डिल्लू, आईजी कश्मीर, आईजी ट्रैफिक, अफसरान जो टॉप ब्रास ऑफिसर्स है वो वहां पे गगनगीर पहुंचे और वहां पे जायजा लिया। रात देर तक वहां पे मीटिंग चल रही है और आज सुबह से ही यहाँ पे टॉप ऑफिशियल, चाहे आप सेंटर से ऑफिसर्स कहे, एजेंसीज के ऑफिसर्स कहे, बाकी सारे अफसरान कहे, सारे अफसर इसमें लगे हैं कि कल किस तरह वहां पे जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला या एमपी जो पार्लियामेंट मेंबर है आगा रुहुल्ला, उसके बाद गुलाम अली खटाना, जिनको वहां पे पहुंचना है, तो पूरी तरह से तैयारी चल रही है। हमने देखा था जब इस टनल का निर्माण कार्य चल रहा था 2024 के अक्टूबर के महीने में, यहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला भी हुआ था। काफी सारे चैलेंजेस इन वर्कर्स को आए जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे इस टनल के निर्माण कार्य में, और काफी ज्यादा चैलेंजेस, मुश्किलें काफी ज्यादा है। 2018 से निर्माण कार्य चल रहा था और अब लगभग 6 से 7 साल के बाद ये कार्य पूरा हुआ है। कितनी खुशी की लहर उन वर्कर्स में है जो लगातार यहाँ पर दिन रात काम कर रहे थे। बिल्कुल सुब्रा, जो 7-8 साल से जो 9 साल से वहां पे काम करते हैं लोग, उनके लिए ये एक ड्रीम ही था। उनका जो काम था कल उसका वो एक टाइप का रिजल्ट है। जो एग्जाम दे रहा है बच्चा पूरे साल को, तो नवंबर दिसंबर में वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है। जब उसकी परसेंटेज आती है तो वो कितना खुश होता है, तो वो उसके माथे से ही पता चलता है। इस तरह एप्को कंपनी एक जानी मानी एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी है हिंदुस्तान की, और इन्हीं का जो लेबर्स है, खासकर जो सब डिवीजन कंगन के लोग या डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों ने इस टनल में काम किया है पूरी तरह से, और उनको गाइड किया है कि जब तक जो लोकल इसका साथ नहीं होता है तब तक हिंदुस्तान में या किसी भी देश में कोई चीज पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह जो कंगन के लोग हैं या गांधरबल के लोग हैं, इनफैक्ट जो इंजीनियर्स है, लेबर्स है, उनका कल ड्रीम है, कल जब नरेंद्र मोदी वहां पे इसका उद्घाटन करेगा उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की
दोपहर होगी ठीक है। और उनके लिए बड़ा सबसे अच्छा दिन रहेगा। बिल्कुल सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हम आपको कल भी तस्वीरें सलीम वानी के थ्रू जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडमो टनल का उद्घाटन आने वाले कल होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका ये ट्वीट रीट अपने ही ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया है, रीपोस्ट किया है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात दिल्ली विधानसभा की होगी, क्योंकि सियासी दंगल वहां पर लगातार देखने को मिल रही है और दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हो चुकी है। 29 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें कि 5 नाम महिलाओं के भी इस दूसरी लिस्ट में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी अब 12 सीटों पर अपनी तीसरी लिस्ट जो है वो जारी करने वाला है, जहां पर अब 2 लिस्टें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते जारी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सूची को लेकर अगर बात की जाए तो पहले भी 29 नाम जो है वो सामने आए थे और कल 41 सीटों पर यह मंथन होना था, लेकिन 29 नाम जो है सामने आए हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी देखी गई और 5 नाम सामने आए यहाँ पर दूसरी लिस्ट में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा के घर पर अगर बात की जाए तो पूरी रणनीति जो है विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई जा रही थी। और यहाँ कपिल मिश्रा को आपको बता दें करावल नगर से टिकट मिला है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कल 29 नाम की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और आपको बताएं कि करावल नगर से कपिल मिश्रा का नाम दूसरी लिस्ट में सामने आया है। तो बिल्कुल इस दूसरी लिस्ट में क्या कुछ देखने को मिला, कौन कौन से नाम है वो बताएंगे। मोती नगर से हरीश खुराना का नाम इस लिस्ट में सामने आया। कोंडली से प्रियंका गौतम का नाम जो है वो सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल नरेला सीट की बात करेंगे तो राजकरण खत्री को ये उम्मीदवारी दी गई है। तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। बता दें कि मुंडका सीट की बात करेंगे तो गजेंद्र दलाल, जिनका पहले से ही संभावित तौर पर नाम सामने था। किराड़ी से बजरंग शुक्ला का नाम बतौर उम्मीदवार सामने आया है। बिल्कुल बता दें कि इस दूसरी लिस्ट में सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह कर्मा का नाम सामने आया है। बिल्कुल यहाँ पे शकूर बस्ती से करनैल सिंह का नाम जो है बतौर उम्मीदवार रखा गया है। वहीं पर बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में अगर हम त्रिनगर की बात करें तो वहां से तिलक राम गुप्ता, उनको उम्मीदवारी मिली है। सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल को बतौर उम्मीदवार उतारा गया है। चांदनी चौक जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, सतीश जैन को यहाँ पर उम्मीदवारी मिली है। मटिया महल से दीप्ति इंदौरा का नाम सामने आया है। बिल्कुल मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल का नाम सामने आया है। हरिनगर से श्याम शर्मा को बतौर उम्मीदवार उतारा गया है। वहीं पर अगर हम तिलक नगर की बात करेंगे तो श्वेता सैनी बतौर उम्मीदवार इसमें सामने आए। विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह का नाम इस लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल बता दें कि उत्तम नगर से पवन शर्मा जो है वो चुनावी मैदान में सामने आए हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, जिसमें 29 नाम सामने आए हैं और 5 महिलाओं के नाम सामने आए हैं। लगातार चुनावी मंथन जो है वो किया जा रहा है। अब बची हुई सीट्स पर जो है वो फिर से एक बार सोचा जाएगा और तीसरी लिस्ट भी जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जल्द जारी कर दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन दलों में दरार दिखाई दे रही है। एनडीए के सहयोगी दल रामदास आठवले की पार्टी ने दिल्ली में प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी का कहना है कि एनडीए में सभी घटक दल एक साथ है, जबकि इंडिया बंधन टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने शुभेंदु शेखर अवस्थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनके साथ खास बातचीत की है। आप सुनिए कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस बार इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने पूरी तरह से समर्थन दे दिया है। अखिलेश यादव तो मंच पर भी नजर आए थे, लेकिन ममता बनर्जी और खुद कांग्रेस के भी नेता ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं। शुभेंदु भाई, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ था, आरजेडी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, सभी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से आज़ाद है, चुनाव लड़े अपने अपने राज्यों में, अखिलेश यादव हों, टीएमसी ममता बनर्जी हों, सभी कहा जाए तो इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी और मजबूत हो रही है। अगर आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही तो नुकसान तो बीजेपी को ही मिलना है। देखिए,
जो ये गठबंधन हुआ था उस दिन तो ये कह रहे थे कि हम लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे साथ में और हम भी साथ में लड़ेंगे, पर पहले ही चुनाव में आपने देख लिया, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ और अब दिल्ली में चुनाव है। अलग अलग बट गए हैं और ऐसे बटने में जो उनको मिलके चुनाव लड़ना था उस चुनाव के अगेंस्ट पे उन्होंने अब अलग अलग लड़ रहा है, मतलब कांग्रेस अलग लड़ रहा है, यहाँ अलग लड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में मेरे को ऐसा लगता है, बार बार ऐसा लगता है, सोचता हूँ मैं, कई बार सोचता हूँ कि 6 महीने पहले ये लोग मौसेरे भाई थे सब, आजकल सौतेले हो गए हैं। पर दिल्ली की जनता ने ये एक मन बना लिया, जो 10 साल में 11 साल में आम आदमी पार्टी के शासनकाल में उसने दिक्कतें सही हैं। उसने देखा कि एक बड़ा झूठ दिया गया, एक बड़ी टोपी पहनाई गई, उस टोपी से बचने के लिए उसने मन बनाया हुआ है। ये 1 हो 2 हो 3 हो, लोकसभा में सबने मिलकर चुनाव लड़ा था ना, सभी सीटें हारे ना। इससे बीजेपी को कितना नुकसान है? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं, बीजेपी का अपना इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी को खुल करके सपोर्ट कर रहा है, तो एकजुट वोट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के अगेंस्ट। दिल्ली में देखो, ममता जी का कोई वोट नहीं है, दिल्ली में कोई शिवसेना का वोट नहीं है, शरद पवार जी का कोई वोट नहीं है, दिल्ली में ये सब वोट है ही नहीं जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव का क्या वोट है दिल्ली में? इसलिए मेरा कहना है कि दिल्ली में त्रिकोणीय संघर्ष है, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, भाजपा मजबूती से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और ऐसे संघर्ष में जब जनता ने खुद एक मन बना लिया, पहले हम लोग जाते थे किसी पार्क में तो लोग कहते थे आम आदमी पार्टी को भाई वोट दे देंगे, आज कोई मुंह नहीं खोल रहा है। कोई एक आदमी, 10 लोगों में भी 2 आदमी ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो ये कह रहे हो कि हम आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को वोट देंगे। अन्ना का वो समय, जब आंदोलन का वो समय था, और आज का समय बिल्कुल नेगेटिव है। जितना उस समय पे आम आदमी पार्टी को के पक्ष में था, आज वही समय देखें तो आम आदमी पार्टी के विरोध में है। आप ज़्यादा चिंता ना करें, आने वाले 20 दिन के बाद 5 तारीख को वोटिंग होनी है। का अकेला घटक दल कांग्रेस रह गया, आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आपको लग रहा है? पहले भी लड़ना चाहिए था, मेरा ऐसा कहना है। कांग्रेस जिस तरीके से उन्होंने दोनों चुनाव में अपने हथियार डाल दिए थे और कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी को जिता दो, अब उनको रियलाइज आया कि वही खत्म हो गए। इसलिए मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी अपने वोट के कारण, अपने कामों के कारण, अपने विचारों के कारण, विचार भी हम कह रहे हैं कि ये जितने भी चुनावी ढंग में लोग कह रहे हैं हम मंदिर में भी पैसा देंगे, पुजारियों को भी पैसा देंगे, मौलवियों को पैसा नहीं दे पा रहे, आज हम RWA के चौकीदारों के लिए भी पैसा दे देंगे, हम महिलाओं को भी पैसा दे देंगे, ये सब चुनाव में याद आ रहा है। हर दिन एक घोषणा सुनेंगे, अगले 20 दिन केजरीवाल जी की चुनावी छलावे देखेंगे, घोषणाएं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी अपना मैनिफेस्टो ला रही है, शाम तक लिस्ट ला रही है, और हम देखेंगे कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। 50 से ज़्यादा सीटें लाकर, फिर से कह रहा हूँ, 50 से ज़्यादा सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाने वाली है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ ये कहना है कि गठबंधन के घटक दलों के आम आदमी पार्टी को समर्थन करने से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली में बदलाव चाह रही है। लेकिन ये बदलाव कितना होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी जो दावे कर रही है उस दावों पर जनता कितना मोहर लगाती है, इसका इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। इस बार बोला विजेंद्र। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते जहां पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर बात हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, जहां पर आपने बीजेपी का पक्ष सुना, वहीं पर दूसरी अन्य पार्टियों का पक्ष सुनना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर अगर बात करेंगे यहां पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, तो इस दौरान सभी जो राजनीतिक दल हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों की और उनकी काफी ज्यादा नजर है। हमने किस तरीके से आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की भी पैनी नजर इन झुग्गी झोंपड़ियों पर है और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसी बीच बता दें कि अपने वोट, ये जो वोट है इनको अपने पक्ष में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा है, उन्होंने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की है, आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
दिल्ली में हम इस वक्त पटपड़गंज विधानसभा की एक झुग्गी में मौजूद है, जहां दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रात गुजारी थी। आज उनका जन्मदिन है। एक बार फिर वो उसी झुग्गी में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस झुग्गी में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। यहाँ पर रात में जब वो रुके तो बच्चों के साथ इस तरह से वो कैरम खेलते हुए नजर आए थे। वहीं पर रात में उन्होंने यहाँ पर रुककर खाना खाया था, झुग्गी के लोगों के साथ उनकी समस्याएं इसी खाने की टेबल पर बैठकर सुनी थी और आश्वासन दिया था कि हम ये जो समस्याएं सुन रहे हैं इनका सरकार बनते ही निदान किया जाएगा। ये परिवार के लोगों के साथ रात बिताने की वो फोटो है जिसमें अध्यक्ष आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी शॉल ओढ़कर खड़े हुए हैं। ये प्रतीत करता है कि बीजेपी अब झुग्गियों की तरफ पूरी तरह से आकर के खड़ी हो गई है और उनकी समस्याओं को समझने के लिए बीजेपी ने झुग्गियों में जो प्रवास किया है, जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए एक बार फिर पार्टी पूरी तरह से झुग्गियों की तरफ आ गई है। सबसे पहले हम अशोक जी, शायद आपका नाम है, प्रधान जी हैं आप। अशोक जी, आपके यहाँ अध्यक्ष जी आए, रुके, कैसा लगा आपको? मुझे तो जैसे भगवान किसी की कुटिया पर पहुंच जाए उसी तरह हमने तो यही सोचा है। ऐसे कह रहे ना कि 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान की पहली वर्षगांठ है, इस तरह से मतलब आपको प्रतीत हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष खुद चल कर आ गए और आप लोगों की जी जी बहुत क्या समस्या सुनी इन्होंने? समस्या जो हमारी समस्या थी, मतलब पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, सबसे बड़ा समस्या तो नाले का है। और मनीष सिसोदिया जी के यहाँ मैं बड़ा प्रयास से उनको ही मैंने एक बार बुलवाया था जेल जाने के 20 दिन पहले। उस वक्त जब वो आए तो उनको मैं पैदल लेकर के यहाँ से शनि मंदिर तक लेके गया। उस पहले की हालत ये थी कि हमारी इस झुग्गियों में भर घुटना से ऊपर पानी होता था, ये नाला जाम होने के चलते। इसी घर में जहां हम बैठे हुए हैं इसमें पानी होता था, लेकिन यहाँ से तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं विधायक थे। हाँ सर, मैं वहाँ जाके प्रयास किया, उनके यहाँ कई एक बार गया तो जाकर के उनके यहाँ से प्रोग्राम मिला और वो जो कि यहाँ आए, वही एक बार आए हैं जीतने के बाद, या फिर चुनाव में आए थे वोट मांगने, और उसके बाद वही एक बार बड़ा प्रयास करने के बाद वो आए थे। आने के बाद उनके साथ में गया था, उन्होंने अपने यूट्यूब पर भी डाल रखा है। वो हमको साथ लेकर के यहीं से सोच रहे थे, अफसर लोग यहीं लौटा थे। मैंने कहा सर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, शनि मंदिर पर चलिए तभी बात बनेगी। फिर उन्होंने कहा हाँ चलिए भाई। तब फिर उनके साथ PWD के बहुत लोग थे, अफसर लोग थे, अब पता नहीं कौन कौन अफसर थे, तो उनको साथ में लेके वहां तक गया। वहां जाके जब उन्होंने दिखाया तो अफसर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया शनि मंदिर के पास कि भाई इस प्रॉब्लम को साफ करो, मतलब सॉल्व करो। तो उन लोगों ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम बोला कुछ भी हो जो होगा हम देख लेंगे, तुम इसका सफाई करो। तो JCB लगा करके वो सफाई हुई। एक बार MCD से मैंने प्रयास करके मैंने सफाई कराया था, उस पर मुकदमा भी चल रहा है थाने में। वो प्रयास जो थे वो आप लोग अपने आप कर रहे थे? जी जी, नहीं अपने आप नहीं कर रहे थे, MCD से करवा रहे थे। कोशिश खुद कर रहे थे आप लोग? खुद कोशिश कर रहे थे। ये नहीं था कि विधायक थे तो कुछ सपोर्ट ज्यादा मिलता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनको मैंने बुलाया था कि भाई PWD मंत्री उनके पास है, PWD का ये नाला है तो वो सफाई तो वही करेंगे। वो नाला उन्होंने मतलब जेल जाने के 20 दिन पहले की बात है, डेट मेरे को ठीक से याद है, उनके यूट्यूब पर भी अगर देखेंगे। अच्छा, मैं अध्यक्ष जी के पास भी आ जाता हूँ। अध्यक्ष जी, ये जो समस्याएं हमने देखी हैं लोगों की आकर के, बहुत छोटी छोटी पतली गलियां हैं, पानी के ड्रम बाहर रखे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, सीवर की समस्या है। बीजेपी लगातार झुग्गियों में प्रवास कर रही है, ये समस्याओं का निदान आखिर कैसे होगा? निदान शुरू हो गया है। हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों को, हमारे गरीब भाई बहनों को मकान दिए। दिल्ली में नए वर्ष के अवसर पे भी दिए, और जब उस दिन मकान दिए जा रहे थे, वो फ्लैट दिए जा रहे थे, बहुत खूबसूरत फ्लैट बने हैं, बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, किचन भी है, बेडरूम भी है, ड्राइंग भी है, बाहर बालकनी भी है। तो वहाँ जो बच्चे थे उनके चेहरे पे उत्साह था। अब वो उत्साह मुझे इसके चेहरे पे देखना है। इसलिए जब हम यहाँ आते हैं हमें पता है यहाँ शौचालय की दिक्कत है, गंदा पानी आता है, बिजली के बिल आते हैं, बाहर सी फ्लो है, गंदगी बहुत रहती है। अब अशोक जी ने और हमने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन अब इन बच्चों का क्या है? इनका तो जीवन स्तर सुधारना है ना। तो इसलिए कल गृह मंत्री जी ने भी सभी प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि हर गरीब को पक्का मकान मिले, हर गरीब की छत पक्की हो, ये मोदी की गारंटी है। और माननीय प्रधानमंत्री भी कह के गए कि जन कल्याण की कोई योजनाएं बंद नहीं होंगी। जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं होने दी, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होने दी, आयुष्मान योजना नहीं होने दी, ऐसी अनेक योजनाएं। जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जो योजनाएं चल रही हैं उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की योजनाएं जब जुड़ेंगी तो इनके जीवन में डबल फायदा आने वाला है। और वो बात हमने समझाई है। अरविंद केजरीवाल का काम है लोगों को डराना, धमकाना, भड़काना, वो करते रहेंगे, डराएंगे, झुग्गी टूट जाएगी, ये हो जाएगा। हम कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब 100% काम की गारंटी। जब मोदी जी ने गरीब को पक्का मकान मिलेगा, हर गरीब की छत पक्की होगी, तो फिर वो होगी
और होकर के रहेगी। लेकिन आप कैरम खेला था तो बच्चा भी है जिसका आप जिक्र कर, ये कैरम खेला था अध्यक्ष जी ने आकर, किसी और नेता ने कभी आके, किसी पार्टी के नेता ने खेला कैरम आपके साथ? नहीं खेला हमारे साथ। तो ये जीत गए थे तो बता रहे हैं, ये जीते थे, अध्यक्ष जी जीत गए थे आपसे कैरम में? हाँ। या आप जीते थे? नहीं, अंकल ने गोटी चोरी करी थी मैं। अंकल ने गोटी चोरी करके हराया आपको? हाँ। अच्छा, तो कैसा लगा जब अंकल ने आपको हराया? तो आप सोच रहे थे कि मैं भी गोटी चोरी कर लूँ? हाँ। उसको प्राइज मिला था हारने पे भी। हाँ, मेरे को सब जो हार रहे थे या तो जीत रहे थे सबको ही प्राइज दे रहे थे। यही बीजेपी की खूबी है। बीजेपी भली भांति जानती है कि झुग्गियों के लोगों और बच्चों का मन कैसे छूना है, और इसी मन को छू करके बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, और यहाँ पर साफ तौर पर अब झुग्गी झोंपड़ी वाले जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। बात होगी महाकुंभ को लेकर, और कल महाकुंभ जो है वो शुरू होने में महज कुछ घंटे जो है वो शेष बचे हैं, और कल 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद महाकुंभ में जो है वो जताई गई है, और पूरे इंतजाम भी सुरक्षा के हवाले से कर लिए गए हैं। तो शुरू हो चुका है, तैयारियां जो है वो की जा चुकी है, और यहाँ पर योगी सरकार की भी अगर बात की जाए तो लगातार 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच जो है यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और महाकुंभ में स्नान जो है वो करेंगे, और सुरक्षा के हवाले से भी पूरी तैयारी रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस बार कुंभ में कई सारी चीजें जो है वो अलग देखने को मिलेंगी, जैसे डिजिटल कुंभ और साथ ही साथ कुंभ वाणी जो कि FM लॉन्च किया गया है। उद्घाटन जो है, इसका लॉन्चिंग जो है वो सीएम योगी के द्वारा की गई। संस्कृति जो है वो पूरे तरीके से दिखाई जाएगी। सभी साधु संत जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपने शाही स्नान के लिए तैयार हैं, और कल से ये महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 शाही स्नान कब और कितने बजे होंगे वो आपको बताएंगे। कुल 6 शाही स्नान जो है वो इस पूरे महाकुंभ में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा पर होगा, वहीं पर यानी कि 13 जनवरी को ये पहला शाही स्नान देखने को मिलेगा। स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू होगा। तो बिल्कुल बता दें कि मकर संक्रांति पर दूसरा शाही स्नान इस महाकुंभ में देखने को मिलेगा, जो कि 14 जनवरी को होगा। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर होगा, और आपको बता दें कि 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होने जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बसंत पंचमी पर अगला शाही स्नान यानी कि चौथा शाही स्नान जो है वो देखने को मिलेगा, और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन ये चौथा शाही स्नान होगा। महाकुंभ का 5वां शाही माघी पूर्णिमा पर शाही स्नान होगा, जो 5वां शाही स्नान 12 फरवरी को होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाशिवरात्रि यानी कि अंतिम शाही स्नान जो है वो महाशिवरात्रि के दिन होगा, जो कि 26 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो ये 6 शाही स्नान के लिए ये काफ़ी अहम रहने वाले हैं, और ये शाही स्नान 26 फरवरी को जाकर खत्म होगा। कुछ ही घंटे शेष बच चुके हैं, सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 13,000 से अधिक ट्रेनें जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पर जो है वो सामने रखे गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई है। अनुज हनुमत हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की भव्य और दिव्य तैयारियां महाकुंभ को लेकर देखने को मिल रही है। अनुज, आपके पास आना चाहूंगी, बताइएगा किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही है, क्योंकि कुछ ही घंटे शेष बच चुके हैं। आपके पीछे में भीड़ भाड़ देख सकती हूँ कि तमाम श्रद्धालु अभी से ही आना शुरू हो चुके हैं वहां पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ है, जिसकी शुरुआत कल से होगी, क्योंकि पौष पूर्णिमा है कल, और पौष पूर्णिमा के दिन जो पहला स्नान है वो होना है, और 13 तारीख से पूरे महाकुंभ की तारीख शुरू होगी। कल जब सुबह 5 बजे का जो मुहूर्त है और सूर्योदय से पूरे मुहूर्त की गिनती शुरू होती है, जो वैदिक पंचांग है उसके अनुसार सुबह 5 बजे के बाद सोमवार को यानी कि कल
इस पूरे पर्व की शुरुआत होगी। दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तकरीबन कह सकते हैं कि जो यहाँ ट्रैफिक है उसे वहाँ पे वाहनों को रोक दिया गया है और जो लोग हैं वो पैदल जा रहे हैं। प्लाटून पुल हो या सड़क मार्ग हो, पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस पल का इंतजार समूचा विश्व कर रहा था, खास तौर से हिंदू सनातन धर्म जो 12 वर्ष बाद होने वाले महाकुंभ के इंतजार में रहता है। और प्रयागराज महाकुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति झोंक दी है। लगातार हर हफ्ते योगी जी आते रहे। पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने 48 घंटे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी उनका अनुज, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा के हवाले से तो है, लेकिन 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा कहने में ही बहुत बड़ा है। और यहाँ इस महाकुंभ की अगर बात की जाए तो ये भव्य और दिव्य महाकुंभ चांद से भी देखा गया। तो क्या लगता है किस तरीके से इसको सफल बनाने में जो प्रशासन है तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अब जो है असली चुनौतियां शुरू होने वाली है कल से। देखिए, अगर इसकी सफलता की बात करें तो इसकी सफलता जो लोग आ रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी पर भी निर्भर करता है। हर जो सेक्टर है सेक्टर वाइज जो पूरा महाकुंभ है उसे बांटा गया है। जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। घाटों की संख्या बढ़ाई गई है, सैकड़ों की संख्या में घाट निर्मित किए गए हैं और जो प्लाटून पुल है उनमें वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब करोड़ों लोग आएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 22 करोड़ है, 22 करोड़ से थोड़ा अधिक मानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश जैसे 2-3 राज्यों के बराबर इस प्रयागराज महाकुंभ में लोग आने वाले हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक प्रयागराज ऐसा इलाका है जो पूरे विश्व के मानचित्र पे कल सुबह से नजर आएगा। और सिर्फ इसलिए नजर नहीं आएगा कि यहाँ लोग इकट्ठा होंगे, भीड़ भाड़ होगी, धर्म का कोई आयोजन है। लोग इसलिए याद करेंगे इस महाकुंभ को क्योंकि एक साथ इतना बड़ा मैनेजमेंट भारत करेगा और वो भारत करेगा जो हमेशा अहिंसा का संदेश देता रहा है। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अनुज हनुमत जो है वो यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे महाकुंभ के हवाले से, जहाँ पर की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 12 साल के बाद ये महाकुंभ जो है वो होने वाला है और कई अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचेंगे। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे जिनकी सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। तो इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात होगी अब हरियाणा की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त के साथ लगभग 5 घंटे तक ये बैठक जो चली थी अब वो समाप्त हो गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान, जिला उपायुक्तों को लोगों की समस्याओं के निवारण के निर्देश साफ तौर से दिए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल फसल खराबी की आपको बता दें और दिसंबर में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी जो है वो कराई जाएगी। हैप्पी कार्ड योजना में 84 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गरीबों को सालाना 1000 किलोमीटर रोडवेज की बस में यात्रा करने का फायदा मिलेगा। समस्या समाधान ब्यूरो में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। इन समाधान ब्यूरो में जो उपायुक्त कार्यालय पर लगाए गए हैं, अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है। जिससे इससे बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि जब मैं लोगों की बात को सुनता हूं तो लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि ये जो समाधान शिविर लगे हैं ये कंटिन्यूटी में रहें, इससे लोगों को एक बड़ा लाभ मिल रहा है और उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। उनकी कोई भी समस्या है उसका समाधान अधिकारी कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, लोगों को समय रहते उन समस्याओं का समाधान मिले, इस बात के आदेश दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण पिछले बजट के अंदर 3 गुना ज़्यादा वो बढ़ाया था, उसको 5 साल के लिए और कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाया है। मुझे ये बात आप लोगों को बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछली पेंडेंसी थी लगभग वो 77,000 की थी। 77,000 लोगों की वो पेंडेंसी को इसी बजट ईयर के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, उसके पैसे आ जाएंगे। ये आदरणीय मोदी जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये नीति है, उसका लाभ लोगों को नीचे मिलेगा। और हमने अगले बजट ईयर के अंदर सभी उपायुक्तों को ये भी कहा है कि अगली लिस्ट के लिए सर्वेयर नियुक्त कर लें और उसका सर्वेक्षण करके जो भी पात्र व्यक्ति है, ऐसे सब पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारा कमिटमेंट है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, वो मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। और इस जो डोर टू डोर सर्वे होगा, इस सर्वे को, इसकी निगरानी हमारे जिला उपायुक्त करेंगे, ऐसा आदेश दिया गया। हम जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण का काम पूरा करवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर देने का काम जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है वो करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जैसा मैंने कहा है कि पिछले जो 77,000 लोग जिनकी पेंडिंग लिस्ट थी, उसको इसी वर्ष में बिल्कुल यहाँ पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ये अहम बैठक की और काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो वहाँ हरियाणा की आवाम यानी जनता के लिए लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर बात होगी। और आपको बता दें, आज बिहार बंद का ऐलान जो है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने किया है। और इस वक्त आपको बता दें कि पप्पू यादव के जो समर्थक है उन्होंने गाड़ियों से तोड़फोड़ भी की है। ओवैसी और चंद्रशेखर का भी समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है इस बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में। तो बिल्कुल बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान आज के लिए किया है। और ओवैसी और चंद्रशेखर, ये दो बड़े चेहरे भी इन जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके साथ हैं। बिहार बंद की बात की जाए तो पप्पू यादव ने साफ तौर से बिहार बंद का ऐलान किया। और असदुद्दीन जो ओवैसी हैं, उनकी पार्टी यानी कि AIMIM और साथ ही साथ भीम आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर ने भी समर्थन किया है। और आज जब बिहार के तमाम जो बाजार हैं, तमाम इदारे, तमाम बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स और दुकानें, सभी चीजें बंद रखने का आह्वान किया गया है। अब तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस बिहार बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है, उस हवाले से भी अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता से। लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि बिहार बंद का आह्वान जो है वो साफ तौर से किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद जो है वो शुरू हो चुका है और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, बताइएगा, आज बिहार बंद का ऐलान जो है वो किया गया है और दूसरी तरफ पप्पू यादव के समर्थन में अभ्यर्थी भी आ गए हैं। देखिए, आप बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है और उसको लेकर लगातार जितने भी सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या फिर कई संगठन है, तो वो सड़कों पर उतरकर इसका आंदोलन कर और परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कराने की मांग को लेकर एक तरह से कहा जाए तो अड़िंग है या फिर अब जो स्थिति है तो आर पार की लड़ाई का अब जो है एक माहौल देखा जा रहा है। और जहाँ प्रशांत किशोर को 15 जनवरी को पटना हाईकोर्ट में तलब किया गया है याचिकाकर्ता के द्वारा कि वो अपने पक्ष रखे। दूसरी ओर तमाम जो संगठन है, दल है, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उन्होंने आज बिहार बंद का ऐलान किया है और परीक्षा को पूर्ण
पूर्ण रूप से रद्द कराने की मांग की है। देखिए, छात्र युवा शक्ति के सदस्य अभी सड़क पर मौजूद हैं। हालांकि देखिए, बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तौर पर पप्पू यादव का भी यही मत है कि बिहार में जो दिसंबर में 13 तारीख को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा हुई थी, उसको रद्द करा दिया जाए। देखिए, समर्थकों से जब हमारी बात हुई, पप्पू यादव से हमारी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने गृह सचिव से भी मुलाकात की है, साथ ही जो भी आधिकारिक लोग हैं उनको इस बात की सूचना दी गई है, गवर्नर से मुलाकात की गई है, अपनी बातों को रखा गया है, कई सबूत जो है बीपीएससी आयोग को भी साक्ष्य रखे गए हैं। तो सरकार को इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए और छात्रों के हित में बिहार बंद आज किया गया है, तो पूर्ण रूप से परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर तमाम विपक्ष दल और संगठन अड़िग हैं। लेकिन अमित, अब बिहार बंद का केवल ऐलान किया गया है या फिर इसका कुछ असर भी ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है? किस तरीके से असर दिख रहा है? क्या दुकानें खुली हैं, जो तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स है, क्या वो खुली हैं, या फिर बाकी लोग भी पप्पू यादव और इन अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं दुकानें बंद रखकर? निश्चित तौर पर देखिए, बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं है। इससे पहले 3 जनवरी को भी पप्पू यादव ने रेल चक्का जाम का आह्वान किया था, जिसका आंशिक असर देखा गया था। आज हालांकि रेल चक्का को और नेशनल हाईवे को बंद से कहीं ना कहीं मुक्त रखने की बात कही है। तो इस तरह से देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में भी हाथ जोड़कर जो पप्पू यादव के समर्थक है, वो दुकानों को बंद कराने की बात कर रहे हैं। जो सड़क पर चल रहे हैं, जो गाड़ी चल रहा है, तो उसको बंद कराने की बात कही जा रही है, लेकिन बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं है। हालांकि ये जो 17वीं पीटी परीक्षा है, उसको रद्द करने के मुद्दे पर तमाम लोग अड़िग हैं। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमित कुमार यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर बिहार बंद का ऐलान आज पप्पू यादव द्वारा कर दिया गया। इसी बीच हम देहरादून चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। तो मुझे लगता था कि देश के अंदर अनेक बड़े बड़े राज्य हैं और उनका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जब उत्तराखंड की जो विरासत है, जो हमारे से पहले वाले लोगों ने काम किया है, एक से एक अच्छे से अच्छा काम, जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया है, तो उनकी विरासत हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बड़ी ताकत के रूप में वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अपना संबल प्रदान करती है। मुझे आज प्रसन्नता है कि सम्मेलन में विभिन्न देशों से करीब 60 से अधिक प्रवासी भाई बहन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से निकलने वाला संदेश आप सभी के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग जो यहां आए हैं, 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूं कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल हो। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, आज आप विदेशों में रहते हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, और उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है, बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से, आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाथे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग के आकांक्षी हैं।
क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर गया और दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया तो वहाँ पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वालों का आयोजन किया, उसके बाद हम पिछले साल से जब से आप कर रहे थे तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भाई वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं, इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि उस सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें। उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव यहाँ से बता रही थी आप सब लोगों को कि बहुत सारे लोग आज जो हमने अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाने में, आपके विचार, आपका अनुभव, वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अलग रूप से सीधे सच्चे परिश्रम करने वाले मेहनती लोगों के रूप में हमारी एक पहचान होती है और हर एक व्यक्ति हम लोगों पर भरोसा भी करता है कि अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे और ईमानदार भी होंगे और काम के भी पक्के होंगे और कमिटमेंट। जब पहाड़ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसता है तो वो अकेले नहीं बसता है, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान और अपनेपन की भावना को लेकर वहाँ जाता है और सबको सहेजने का काम करता है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न स्थानों पर जाकर इस अनुभव किया है। मैंने उस दौरान जहाँ भी मैं देश में गया, मैंने सबका अपनापन देखा, उनकी सरलता देखी और ये महसूस किया कि भले ही वो लोग उत्तराखंड से दूर हैं लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनके भीतर उत्तराखंड बसा हुआ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आप सबसे कि मिट्टी होती है, पैदा करती है, सबको अवसर देती है उगने का, खिलने का, बढ़ने का, और जो अपनी मिट्टी से कट जाता है यानी मिट्टी से थोड़ा दूर चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है कि ये इस दिशा में सबको कहीं ना कहीं एक भाव देने का काम करेगा और इसी भावना से आप में से प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन अपने गांवों को गोद लेकर आज समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरीके से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा था। एक सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया था जिसमें प्रतिभाग करने के लिए सीएम धामी पहुंचे थे। इसी बीच न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। मुझे जिपन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहे हमारे साथ।